कुछ समय बाद दोपहर हुई। रसोई घर में तीनों बहुएं खाना बना रही थीं। तभी कविता बोली, तुमने देखा दीदी, वह गजराज रवि जी को कैसे देख रहा था, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले कसाई देखता है। राधा ने तसल्ली दी, कविता तो फिक्र मत कर, बापूजी और विक्रम है ना, वे रवि को बहकने नहीं देंगे। नहीं दीदी, बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने कल मंझले भैया को फोन पर किसी से बात करते सुना था। वे शहर में किसी जमीन का भाव पूछ रहे थे। कविता घबरा गई। अरे यही तो मेरा डर है। कल रात वे कह रहे थे, कविता तैयार हो जा, हम जल्दी ही इस नर्क से निकलेंगे। उन्होंने हमारे इस प्यारे घर को नर्क कहा। प्रिया बोली, कविता जरा हिम्मत रखो, रोने से समस्या हल नहीं होगी। रवि भैया दिल के बुरे नहीं हैं, बस इस समय उलझन में हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हमें प्यार और समझदारी से उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। राधा ने पूछा, पर प्रिया, हम यह कैसे करेंगे? अगर हमने कुछ कहा तो कहेंगे कि औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रिया ने जवाब दिया, पर बोलना तो पड़ेगा। जब घर में आग लगती है तो यह नहीं देखा जाता कि पानी कौन डाल रहा है, मर्द या औरत। कुछ देर बाद रवि अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा था। एकदम गुस्से से उठा और बोला, अरे अम्मा, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खाना ठीक नहीं लग रहा क्या? नमक कम है या फिर किसी और बात ने मन खराब किया? नमक नहीं अम्मा, इज्जत कम है। इस घर में मेरी हैसियत एक बैल जैसी है, बस जोतते रहो और शाम को सूखा भूसा खा लो। रामकिशन गर्जे, जुबान संभाल कर बात कर। रवि, ये बात करने का कैसा तरीका है? तरीका भाड़ में गया बापू, मुझे फैसला चाहिए। आज गजराज ने जो कहा वह सही है। वह जमीन बंजर पड़ी है, उसे बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुझे शहर जाना है। सब घर वाले इकट्ठा हो गए। भैया, आप समझ नहीं रहे, आप गजराज के जाल में फंस रहे हैं। वह आदमी मीठी मीठी बातों में उलझाकर आधा गांव हड़प चुका है। तो चुप कर, तू तो बापू का लाडला है, तुझे क्या पता तकलीफें क्या होती है। विक्रम भैया के हाथ में तिजोरी की चाबी है, तेरे हाथ में किताब, मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ छाले। जी शांत हो जाइए, बैठिए और पानी पीजिए। हट जा कविता, तू भी उन्हीं की तरफ है। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, वरना तू भी यहीं रह, इसी गोबर के ढेर में। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सावित्री रोने लगी। रामकिशन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। रामकिशन ने अपना फैसला सुना दिया। अगर तुझे जाना है रवि तो जा, लेकिन जमीन नहीं बिकेगी। वह मेरे पुरखों की अमानत है। मैं जीते जी उस पर कोई गोदाम नहीं बनने दूंगा। ठीक है, तो फिर पंचायत बुलाओ कल सुबह ही। अगर जमीन नहीं बेचोगे तो घर के 3 हिस्से करो। इस आंगन के बीच दीवार खींचेगी। यह कहकर रवि अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद रात हो गई। तीनों बहुएं तालाब के किनारे खड़ी थीं। तालाब का पानी शांत था, पर मन बेचैन था। कविता रोते हुए बोली, दीदी अब क्या होगा? अगर आंगन बट गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। राधा ने दिलासा दिया, चुप कर कविता, कोई दीवार नहीं खींचेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, इस आंगन को कोई नहीं बांट सकता। दीदी, भावनाओं से काम नहीं चलेगा। मंझले भैया को पैसा चाहिए। उन्हें लगता है कि खेती में पैसा नहीं है। हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। राधा ने पूछा, पर प्रिया, वह हम कैसे करेंगे? हम भला उन्हें गलत कैसे साबित कर सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? प्रिया ने योजना बताई। मैंने कृषि विभाग की वेबसाइट पर देखा है। हमारे तालाब की मिट्टी और पानी मखाने की खेती के लिए सोना है, और अगर हम साथ में मछली पालन भी करें तो हम 6 महीने में उतना कमा सकते हैं जितना भैया की वह सपनों वाली दुकान 2 साल में भी नहीं कमा पाएगी। पर हम करेंगे कैसे? लोग क्या कहेंगे? और वह मुखिया गजराज, वह तो तमाशा बना देगा। राधा ने दृढ़ता से कहा, गजराज की ऐसी की तैसी। अब हमें भी खेतों में काम करना होगा। कल सुबह होने दो, हम बापूजी से बात करेंगे।
फिर अगली सुबह पंचायत बैठने ही वाली थी कि तीनों बहुएं बीच में आ गईं। राधा बोली, बापूजी रुकिए, पंचायत की जरूरत नहीं है। रवि ने टोका। भाभी आप हट जाइए, ये मर्दों का मामला है। प्रिया ने जवाब दिया, नहीं भैया, यह घर का मामला है और घर हम औरतें बनाती हैं। आपको पैसा चाहिए ना, हमें 6 महीने का समय दीजिए। हम इसी बंजर जमीन और तालाब से आपको आपकी दुकान के पैसे कमाकर दे देंगे। मुखिया गजराज जो पास खड़ा सब सुन रहा था, वह जोर से हंसा और बोला, लो भाई, अब घूंघट वाली बहुएं खेती करेंगी। अरे रवि मान जा, जमीन बेच दे। क्यों इन बेचारियों को धूप में काला करवा रहा है? रामकिशन गुस्से से बोला, गजराज तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। मेरी बहुएं अगर ठान लें तो पत्थर से पानी निकाल सकती हैं। रवि बोलो, मंजूर है चैलेंज? रवि अपनी माँ की आंखों में देख नहीं सका। उसे अपनी माँ के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, 6 महीने, पर मैं एक पैसे की मदद नहीं करूंगा और न ही खेत में काम करूंगा। देखूं तो सही तुम लोग क्या करती हो और कैसे 6 महीने के अंदर इतना पैसा कमाती हो। अगले दिन से तालाब किनारे वाला घर बदल गया। राधा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह 3 बजे उठती, सबका खाना बनाती, कपड़े धोती और फिर दोपहर में खेत पर पहुंच जाती। कविता ने सबसे मुश्किल काम चुना, तालाब की सफाई। वह घंटों कमर तक पानी में खड़ी रहती, जोंकें उसके पैरों से चिपक जाती। वह उन पर नमक लगाकर हटाती और फिर काम में लग जाती। प्रिया ने दिमाग का मोर्चा संभाला। वह शहर गई, अच्छी किस्म के बीज लाई, मछलियों के बच्चे लाई। उसने इंटरनेट से सीखा कि मखाने की फसल को कीड़ों से कैसे बचाना है। गांव के लोग जब उस कच्चे रास्ते से गुजरते तो खुलेआम हंसी मजाक करते। राजू, गांव का वही पुराना मस्खरा, दूर से ही आवाज लगाते हुए बोला, अरे विक्रम, सुना है तेरी लुगाई अब पैंट पहनकर ट्रैक्टर चलाएगी, क्या बात है? विक्रम चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे विक्रम और अर्जुन ने भी अपनी पत्नियों का साथ देना शुरू कर दिया। वे रात में चोरी छिपे खाद लाते, तालाब की मेंढ ठीक करते। सिर्फ रवि अलग रहा। वह चौपाल पर गजराज के साथ बैठता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तालाब की तरफ लगी रहती। वह देखता कि कविता कैसे भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रही है। उसका दिल पसीज जाता, लेकिन घमंड आड़े आ जाता। एक दोपहर कड़ी धूप थी। कविता चक्कर खाकर गिर पड़ी। रवि, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, अचानक दौड़कर आया। उसने कविता को गोद में उठाया, छांव में ले गया और उस पर पानी छिड़कते हुए बोला, अरे कविता, पागल हो गई हो क्या? मरना है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कविता धीरे धीरे होश में आई और कुछ देर बाद रवि से बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे काम करना है, वरना शर्त हार जाएंगे। रवि ने उसे पानी पिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद से रवि चौपाल पर कम और घर के आसपास ज्यादा दिखने लगा। 5 महीने बीत चुके थे। तालाब में मखाने के बड़े बड़े पत्ते तैर रहे थे। फसल शानदार थी और गजराज ये सब देखकर घबरा गया था। अगर ये औरतें जीत गईं तो उसका गोदाम बनाने का सपना और कमीशन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमावस की रात थी। हवाएं तेज चल रही थीं। गजराज अपने गुंडों से बोला, सुनो, आज रात काम तमाम कर दो। तालाब का निकासी वाला नाला तोड़ दो। सारा पानी बह जाएगा तो मखाना और मछली सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे रात के 2 बजे गजराज के गुंडे तालाब की ओर बढ़े। उधर घर में प्रिया भी जाग रही थी। उसके मन में कुछ खटका हुआ। उसने खिड़की से देखा तो तालाब की तरफ कुछ परछाइयां हिलती नजर आईं। उसने तुरंत राधा और कविता को जगा दिया। दीदी, तालाब पर कोई है? मैंने खिड़की से लोगों की परछाइयां देखी हैं, जल्दी उठो। तीनों ने बिना किसी को जगाए घर के कोने में रखी लाठियां उठा ली। वे दबे पांव तालाब की तरफ बढ़ीं। वहां 3 आदमी फावड़ों से तालाब की मेंढ काट रहे थे। राधा चिल्लाई, कौन है वहां? खबरदार, अगर कुछ भी करने की कोशिश की। गुंडे हड़बड़ा गए। एक ने तुरंत जेब से चाकू निकाला और बोला, अरे देखो तो सही, रामकिशन के घर की देवयान लाठी लेकर आई हैं। तुम लोग अंदर जाओ, ये रात मर्दों के काम की है,
तुम जाकर अपना चूल्हा चौका संभालो। तुम किसके आदमी हो? क्या गजराज ने भेजा है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारे बच्चों का पेट काट रहे हो। हमारा नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ करता, कविता पीछे से आकर लाठी उसके सिर पर मार देती है। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। राधा चिल्लाई, मार डालूंगी अगर मेरे मखाने को हाथ लगाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डराने की? आज हम घूंघट वाली औरतें नहीं, हम दुर्गा हैं। भागो यहाँ से, वरना ये लाठियां तुम्हें सीधा अस्पताल पहुंचा देंगी। शोर सुनकर घर से रामकिशन, विक्रम, रवि और अर्जुन टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। रवि सबसे आगे था। उसने देखा कि एक गुंडा कविता की ओर बढ़ रहा है। रवि ने आओ देखा न ताओ दौड़कर उस गुंडे को एक जोरदार लात मारी। गुंडा पानी में जा गिरा। रवि गर्जा, सुनो गुंडो, अब मेरी बीवी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अब हम सब आ चुके हैं। कुछ समय बाद गांव वाले भी जाग गए थे। गांव वालों को देखकर गुंडे भाग खड़े हुए। उस रात रवि ने कविता के हाथ से लाठी ली और उसे देखा। कविता हाँफ रही थी, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। रवि बोला, तू पागल है क्या कविता? तुझे इतना भी होश नहीं रहा। तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर तुझे जरा सी भी चोट लग जाती तो मेरा क्या होता? कविता ने जवाब दिया, तो क्या मुझे कुछ हो जाता तो क्या? हमारा तो सपना टूट जाता ना। यह सिर्फ मखाना नहीं है जी, यह हमारी इज्जत है, हमारी एकता है। आपने पैसों की जरूरत बताई थी ना, मैंने बस वही बचाने की कोशिश की। अगर यह फसल बर्बाद हो जाती तो आप हमें छोड़कर चले जाते। रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कविता के सामने हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद फसल कटने का दिन आया। मखाने तैयार हुए, मछलियां निकाली गईं। व्यापारी ट्रक लेकर आया। जब तौल मोल हुआ तो पता चला कि मुनाफा उम्मीद से 3 गुना ज्यादा है। शाम को आंगन में थैली नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। गजराज और सरपंच भी वहां मौजूद थे क्योंकि रामकिशन ने उन्हें बुलाया था। प्रिया नोटों की थैली उठाकर रवि के पास गई और बोली, लीजिए मजले भैया, ये रहे आपकी दुकान के पैसे और ये कुछ ज्यादा ही है। हमने शर्त पूरी कर दी। अब आप अपना वादा निभाइए और हमें चैन से रहने दीजिए। जमीन मत बेचिए। बस आप खुशी से शहर जाइए और अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। हम आपको नहीं रोकेंगे। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। गजराज उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद रवि पैसे लेकर निकल जाए। रवि ने थैली हाथ में ली, उसका वजन महसूस किया। फिर उसने थैली सावित्री माँ के कदमों में रख दी और बोला, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं किस बेवकूफी के पीछे भाग रहा था और यह घर मेरे लिए कितना जरूरी है। रवि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रखिए, यह आपका हक है। हमने तो बस आपको समझाने के लिए यह सब किया था। हाँ देवर जी, यह पैसा आपकी तरक्की के लिए है। इसे लेकर अपना भविष्य संवारिए। रवि ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मेरा हक उन पैसों में नहीं, इस घर में है, इस मेहनत में है। मैं अब कभी शहर नहीं जाऊंगा। गजराज बीच में बोला, अरे रवि, क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी बड़ी रकम, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुझे पता है शहर में एक दुकान की कीमत क्या होती है? कल तो पछताएगा, मेरी बात मान ले। बस मुखिया जी, बहुत हो गया। मुझे दुकान मिल गई, यही तालाब, यही खेत मेरी दुकान है। मैं मूर्ख था जो सोने की खान छोड़कर पीतल के पीछे भाग रहा था। और रही बात शहर की, तो मेरी कविता जहां रहेगी वही मेरा शहर है। रवि की बातें सुनकर रामकिशन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, सुना मुखिया जी, इसे कहते हैं घर ईंटों से नहीं विश्वास से बनता है। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, वह गोदाम कहीं और बनवा लीजिएगा। गजराज और सरपंच सिर झुकाकर चले गए। जाते जाते सरपंच ने गजराज से कहा, मैंने कहा था ना, रामकिशन का घर साधारण नहीं है। वहां औरतों की पूजा होती है और जहां शक्ति की पूजा हो वहां जीत तय होती है। उधर 6 महीने बाद तालाब का नजारा बदल चुका था। अब वहां सिर्फ खेती नहीं होती थी, बल्कि एक छोटा सा बोर्ड लगा था, 3 बहनें कृषि फार्म, 3 सिस्टर्स एग्रीकल्चर फार्म। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था
और तालाब का पानी सुनहरा हो गया था। तीनों बहुएं तालाब के पक्के घाट पर बैठी थीं। कविता बोली, जानती हो आज बापूजी क्या कह रहे थे? राधा ने पूछा। नहीं बहन, बताइए बापूजी आज क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगले साल वे वसीयत लिखेंगे और उसमें खेत का आधा हिस्सा हम तीनों के नाम करेंगे। प्रिया खुश होकर बोली, सच बहन, बापूजी मान गए। इसी तरह खुशी खुशी इस कहानी का अंत हो गया। अब तीनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगे थे और तीनों बहुएं बहनों की तरह रहती थीं। तो दोस्तों